हेलो, स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट किंगडम जो है किंगडम प्रोटिस्टा। फॉर दोज हु आर न्यू, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग अभी तक मोनीरा किंगडम पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट किंगडम की तरफ चल रहे हैं जिसका नाम है किंगडम प्रोटिस्टा। तो आज हम इसको ब्रीफली कवर करेंगे कि इस प्रोटिस्टा में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए फॉर अंडरस्टैंडिंग और नीट के एग्जाम के लिए, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा की कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको पता होनी चाहिए, जिससे आपको ये पता चलेगा कि मोनीरा प्रोटिस्टा से अलग क्यों है, या फिर एक प्रोटिस्टा नाम का किंगडम एग्जिस्ट ही क्यों करता है। तो प्रोटिस्टा वो किंगडम है, यानी कि वो एक बहुत बड़ा टैग है जिसके अंदर वो वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो कि सिंगल सेल्ड है, यानी कि यूनिसेलुलर है। मोनीरन्स में भी यूनिसेलुलर थे, तो हमने प्रोटिस्टा अलग से किंगडम क्यों बनाया, क्योंकि इसमें जो सेल रहते हैं, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनकी एक सेल की बॉडी है, वो है यूक्रियोटिक। सो इससे पहले जो हमने मोनीरन्स पढ़ा था उसमें प्रोक्रियोटिक सेल्स रहते थे, प्रोटिस्टा में यूक्रियोटिक वाले रहते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। और ये प्राइमरीली एक्वेटिक होते हैं, ठीक है। 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट। अब मैं तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, जिसको कहते हैं कि अब यूक्रियोटिक सेल है ना, प्रोक्रियोटिक सेल से यूक्रियोटिक सेल आ कैसे गया। ये ट्रांजिशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक बहुत अच्छी थ्योरी है जिसके बारे में हम बात करेंगे। सो हाउ आर दे ओरिजिनेटेड, ये प्रोटिस्टा कैसे हमने किंगडम बना लिया, या फिर हम अगर दूसरी लैंग्वेज में बोले कि यूक्रियोटिक सेल्स का जन्म कैसे हुआ। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी आती है जिसे कहते हैं एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी। ये आपको बताएगी कि कैसे प्रोक्रियोटिक सेल से यूक्रियोटिक सेल बना। प्रोक्रियोटिक सेल प्रिमिटिव सेल है, यूक्रियोटिक सेल एडवांस सेल है। सो क्या हुआ कि प्रोक्रियोटिक सेल था एनवायरमेंट में, पानी में रहते थे उस टाइम, ये सब स्मॉल साइज का सेल था, आराम से कहीं घूम रहा होगा, और एक बड़े साइज का प्रोक्रियोटिक सेल था। तो फॉर सम रीजन बड़े साइज के सेल ने छोटे वाले साइज के सेल को खा लिया, इनगल्फ कर लिया, ठीक है। तो बड़े वाले प्रोक्रियोटिक सेल में अब छोटे वाला प्रोक्रियोटिक सेल आके इनहिबिट हो गया। अब जब ये साथ में रहने लगे ना, इंटरेस्टिंगली ये अंदर वाला सेल मरा नहीं, ये इसके अंदर जिंदा रहा और अपने काम को इसने स्पेशलाइज कर लिया। स्पेशलाइज क्या कर लिया, इसने एनर्जी बनाने का काम कर दिया सेल के लिए। सो इस तरीके से ये बड़ा वाला सेल तो पहले प्रोक्रियोटिक सेल था, अब यूक्रियोटिक सेल कहलाने लग गया, क्योंकि इसके अंदर एक ऑर्गेनेल आ गई सेल मेम्ब्रेन बाउंड, जिसका नाम था माइटोकॉन्ड्रिया। सो ये देखा गया कि यूक्रियोटिक सेल में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया ने ओरिजिनेट किए थे। उसके बाद जो ऑर्गेनेल आई थी वो क्लोरोप्लास्ट थी, वो भी इसी तरीके से आई थी कि कोई छोटा सेल बड़े सेल ने छोटे सेल को खा लिया था, और उसके बाद वो छोटे वाला सेल स्पेशलाइज हो गया था फोटोसिंथेसिस करने के लिए, और वो क्लोरोप्लास्ट बन जाता है। तो इसको कहते हैं एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी। एंडो का मतलब है इंसान, इनसाइड, सिम्बायोटिक मतलब एकदम मिल के साथ रहना। तो बड़े वाले सेल ने छोटे वाले प्रोक्रियोटिक सेल को खा लिया और दोनों ने एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना लिया। उस तरीके से यूक्रियोटिक सेल्स का जन्म हुआ, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो इससे पहले हम प्रोटिस्टा की थोड़ी डिवीजन करें, एक छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं प्रोटिस्टा में न्यूट्रिशन, कि वो अपना खाना किस तरीके से ऑब्टेन करते हैं। देखो डाइजेशन का मतलब होता है खाने को तोड़ना, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात पे कि न्यूट्रिशन और डाइजेशन में फ़र्क क्या है। न्यूट्रिशन मतलब हम किसी के खाने की बात कर रहे हैं, कैसे खाना लिया, कैसे उसकी बॉडी में डाइजेस्ट हुआ, सब कुछ न्यूट्रिशन के अंदर आ जाता है। इवन द सोर्स ऑफ फूड वो भी न्यूट्रिशन का पार्ट है। डाइजेशन न्यूट्रिशन के पार्ट का एक छोटा सा स्टेप है। डाइजेशन मतलब ब्रेक डाउन करना फूड को, ठीक है। तो न्यूट्रिशन कैसा होता है, किस तरीके से होता है प्रोटिस्टा में, एक होता है ऑटोट्रॉफिक, दूसरा हेटरोट्रॉफिक और एक मिक्सोट्रॉफिक। मिक्सोट्रॉफिक तुम और कहीं नहीं पढ़ोगे, सिर्फ प्रोटिस्टा के फाइलम में किंगडम में पढ़ोगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो मिक्सोट्रॉफिक वाले जो एग्जाम्पल्स होंगे वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अब ऑटोट्रॉफिक का मतलब है, ऑटो मतलब सेल्फ, जो खुद से अपना खाना बना सकते हैं, तो फोटोसिंथेसिस करते हैं ये। कुछ प्रोटिस्टा सनलाइट लेकर फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाते हैं। कुछ प्रोटिस्टा बाहर से खाना लेते हैं, हेटरोट्रॉफिक जिसको कहते हैं, अपना खाना खुद नहीं बना सकते। और कुछ होते हैं मिक्सोट्रॉफिक। मिक्सोट्रॉफिक की खास बात क्या होती है कि अगर तो सनलाइट अवेलेबल है तो ये ऑटोट्रॉफ की तरह काम करेंगे, अपना खाना खुद बना लेंगे, और अगर सनलाइट अवेलेबल नहीं है तो ये हेटरोट्रॉफ की तरह काम करेंगे, बाहर पड़े हुए खाने को खा जाएंगे, ठीक है। तो बड़े एडजस्टेबल है, मिक्सोट्रॉफिक है, तुम्हारी तरह है कि अगर घर में मम्मी है तो खाना बना बना मिला है खा लेंगे, और अगर नहीं है तो फिर खुद उठ के मैगी बना लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके के हैं। अब प्रोटिस्टा को अलग किसमें 1 2 3 4 5 और ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। इसके नाम अभी डिफिकल्ट लगेंगे, पर जैसे हम उनको पढ़ेंगे ना तो ये बहुत इजी लगेंगे। फाइलम किंगडम में सबसे इजी प्रोटिस्टा ही है, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो प्रोटिस्टा 5 में आगे डिवाइडेड है ग्रुप्स में। क्राइसोफाइटा, हमेशा रोते रहता है, क्राइसोफाइट्स,
डायनोफ्लैजिलेट जिसके पास 2 फ्लैजिलास होते हैं, यूग्लिनोइड्स तो बीच में आ गया, स्लाइम मोड्स एंड प्रोटोजोन्स। ठीक है, अब इसमें जो चीज़ तुम्हें याद रखनी है, इसको ऐसे बना के नोट कर लेना कि क्राइसोफाइट्स और डायनोफ्लैजिलेट्स में जो प्रोटिस्टा आते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, और लास्ट वाले जो 2 हैं वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं। तो बीच में एक बचा ना, ये है मिक्सोट्रॉफिक। तो अगर इसी ऑर्डर में इसको याद करोगे ना, तो अगर क्वेश्चन आ भी गया तो तुम आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, दिस इज डन। तो चलो अब इन 5 की फटाफट बात कर लेते हैं। सबसे पहला ग्रुप करते हैं क्राइसोफाइट्स, रोने वाले, रोते नहीं है, बस याद करने का तरीका है। इसके अंदर आप 2 एग्जाम्पल पढ़ोगे, डायएटम एंड डेस्मिड्स। डेस्मिड्स में कुछ भी नहीं है, मेन डायएटम्स है, क्वेश्चन इससे आएगा। सो डायएटम्स क्या होते हैं? सबसे पहले कैसे दिखते हैं? माइक्रोस्कोपिक, ऐसे नहीं दिखेंगे तुम्हें, माइक्रोस्कोपिक है। ठीक है, फोटोसिंथेटिक, याद करो पीछे वाले फ्लो चार्ट में बनाया था कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। वन ऑफ द मेंबर ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होता है? फाइटो का मतलब होता है जो खुद से, फाइटो का मतलब होता है प्लांट, और प्लैंक्टन्स का मतलब होता है जो खुद से स्विम नहीं कर सकते, मतलब ये पानी में होते हैं, पानी की लहरों पे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वेव मूव करती है उसके साथ ही खुद मूव करते हैं, तो जिस डायरेक्शन में वेव जाएगी वैसे मूव करने लग जाएंगे, खुद से स्विम नहीं कर सकते ये। तो ये फाइटोप्लैंक्टन्स कैटेगरी के अंदर एक मेंबर है। इनका हैबिटेट कैसा है? फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं यानी मीठे पानी, और मैराइन वाटर में भी मिलते हैं, मेनली मैराइन में मिलते हैं, समुद्र वगैरह में मिलेंगे। ये होते हैं चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन। क्या प्रोड्यूस करते हैं ये? एक तो फोटोसिंथेटिक है, ठीक है, तो खाने का मेजर सोर्स बनाते हैं ये ओशियन के अंदर, चीफ प्रोड्यूसर इसलिए इनको कहा जाता है, और इसी पे क्वेश्चन आता है। दूसरा, ये एक और चीज़ बनाता है जो हमारे बहुत काम की है, तो चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि फोटोसिंथेटिक होते हैं, और पानी के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको भी तो एनर्जी चाहिए ना, तो सूरज की एनर्जी तो वही ट्रैप कर सकता है जो फोटोसिंथेटिक हो। सो ये फोटोसिंथेटिक होकर सूरज की एनर्जी को ट्रैप करते हो और बाकी सारी फूड चेन के लिए खाना बनाते हैं। दूसरा इनका बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है वो ये, इनका स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो ये है सेल वॉल, अंदर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अंदर मतलब ये सेल का पूरा स्ट्रक्चर होगा। यूकैरियोटिक सेल है तो इसके अंदर वो सब स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है। अब सेल वॉल इनकी खास होती है, देखो एक सेल वॉल ऐसा लग रहा है ना, ऊपर से नीचे वाली सेल वॉल कैसे पकड़ा हुआ है, तो ये सेल वॉल ऐसे होती है जैसे सोप का केस, एक के ऊपर दूसरा ऐसे लगा हुआ है, तो सेल वॉल ओवरलैपिंग होती है और मेन कॉम्पोजिशन होती है सिलिका, ऐसा ही होती है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आता है कि किससे सेल वॉल बनी है और ओवरलैपिंग सेल वॉल किस में होती है, तो किस में होती है, ये डायटम्स में होती है। जब ये डायटम मर जाते हैं ना तो इनकी जो सेल वॉल होती है ये सिलिका की बनी होती है, तो बहुत हार्ड होती है, डीजेनरेट नहीं होती ऐसे, तो ये ओशियन के सरफेस में नीचे जाके इकट्ठी होनी स्टार्ट हो जाती है। ऐसे तो ये माइक्रोस्कोपिक है, लेकिन जब बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म एक साथ आते हैं ना तो वो मैक्रोस्कोपिक हो जाते हैं, हम देख सकते हैं उनको। तो इनकी सिलिका की जो शेल है ना ये नीचे जाके इकट्ठी होने स्टार्ट हो जाती है और फिर ये विजिबल हो जाती है एक तरह से, और वो बिल्कुल डस्टी जैसा सब्सटेंस बना देती है, और इसे हम कहते हैं डायएटोमियस अर्थ। इसको यूज़ करते हैं हम सिरप को फिल्टर करने के लिए, स्टब करने के लिए, ठीक है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा सोर्स है। तो टर्म आते हैं चीफ प्रोड्यूसर्स कौन है, डायएटोमियस अर्थ कौन बनाता है, ओवरलैपिंग सेल वॉल किसकी है, प्रोटिस्टा की सेल वॉल में कौन सा सब्सटेंस मिलेगा डायटम्स के अंदर, तो क्राइसोफाइट्स में डायटम्स के अंदर ये थे मेन पॉइंट्स। अब पढ़ते हैं डेस्मिड्स के बारे में जिसमें थोड़े से 2 लाइन्स हैं। चलो क्राइसोफाइट्स में डायटम्स डन, इंपॉर्टेंट पॉइंट डन, बस डेस्मिड्स के बारे में 2 पॉइंट सुन लो। फोटोसिंथेटिक है ये भी, क्राइसोफाइट सारे फोटोसिंथेटिक है। ऑल्सो कॉल्ड गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी किसको कहते हैं, क्यों कहते हैं, किसी भी चीज़ का कलर उसके अंदर पिगमेंट्स की वजह से होता है। कैरेट किसी कलर की दिखती है ना, रेड कलर की होती है, ऑरेंज कलर की होती है, क्योंकि उसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं। तो फोटोसिंथेटिक होते हैं डेस्मिड्स और इनके अंदर होते हैं पिगमेंट्स, जिन पिगमेंट्स का नाम है कैरोटिनॉइड्स। तो कैरोटिनॉइड्स वो पिगमेंट्स है जो गोल्डन कलर दिख देते हैं इन एल्गी को। तो ये क्लस्टर में जब इकट्ठे होते हैं ना क्लोनियल फॉर्म में दिखते हैं, तो गोल्डन कलर की अपीयरेंस दिखेगी इनकी, ठीक है। बस इतना जानना बहुत है, एनसीईआरटी में से ज़्यादा मेंशन नहीं है। अगले वाले में चलते हैं, दैट इज डायनोफ्लैजिलेट्स। सो नेक्स्ट वन इज डायनोफ्लैजिलेट्स। मुझको तो ये 2 फ्लैजिला के वर्ड से याद है, डाई से मुझे 2 याद है, ठीक है। 2 फ्लैजिला वाले ऑर्गेनिज्म ये कैसे होते हैं, बेसिक कैरेक्टर्स यूनिसेलुलर, और वो फ्लो चार्ट याद करो, फोटोसिंथेटिक था ना, तो फोटोसिंथेटिक मोस्टली मैराइन, अभी तक मैराइन ही चल रहे हैं, बहुत कलरफुल होते हैं इनको गूगल करके देखना, डायनोफ्लैजिलेट्स हर तरीके के तुम्हें दिखाई देंगे।
तो कलर से याद रखना कि डायनोफ्लैजिलेट्स में हमें कलर दिखा था, ठीक है। अब इनमें स्पेशल बात क्या होती है, सम मेंबर्स में रिलीज टॉक्सिन इन वाटर। तो जैसे मैरीन इन्वायरमेंट में रह रहे हैं ना ये डायनोफ्लैजिलेट्स, तो इसके कुछ मेंबर्स हैं जो पानी में टॉक्सिन रिलीज करते हैं। वो टॉक्सिन दूसरी मछलियाँ खा लेती है, तो दूसरी फिशेज जब वो टॉक्सिन खाती है वो टॉक्सिन उनकी बॉडी में चला जाता है। बायोअक्यूमुलेशन अगर तुमने कभी सुना हो तो सो वो टॉक्सिन उनकी बॉडी में जाता है और उन फिशेज को हम खाते हैं तो हमें भी पॉइजनिंग हो जाती है। सो आपने वर्ड सुना होगा दैट दोस टॉक्सिन्स ईटन बाय अदर एक्वेटिक एनिमल्स लाइक मोलस्क। मोलस्क हम बाद में पढ़ेंगे, अभी याद रख लो शेलफिश को कहते हैं। सो इसकी वजह से जब ये मोलस्क को हम लोग खाते हैं, ह्यूमन खाएंगे तो शेलफिश पॉइजनिंग हो जाएगी, ठीक है। तो शेलफिश पॉइजनिंग जो आपने पढ़ी है वो डायनोफ्लैजिलेट्स में पढ़ी है क्योंकि ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं। इसका एक एग्जांपल है गोनियोलिक्स कैटिनेला, ठीक है। ये एक डायनोफ्लैजिलेट है जो कि टॉक्सिन रिलीज करता है पानी में। एक बात तो आपने ये याद रखनी थी, दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि एक और गोनियोलिक्स जीनस का ही मेंबर है डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर जो क्या करता है, वो रेड कलर का दिखता है। तो जब इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है ये पानी में रेड टाइड्स करते हैं, ठीक है। तो रेड टाइड्स इन सी जो देखी जाती है वो गोनियोलिक्स की एक्यूमुलेशन की वजह से देखी जाती है। अब जो रेड सी है उसकी बात नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है, पूरी सी की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ टाइड्स की बात कर रहे हैं कि कुछ टाइड्स होते हैं जो रेड कलर की दिखाई देती है, वो गोनियोलिक्स यानी कि डायनोफ्लैजिलेट्स यानी प्रोटिस्टा की वजह से दिखती है। तो दूसरा पॉइंट ये याद करना था, इसका नाम याद करना है। अब आता है तीसरा पॉइंट, इसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में क्या इंपॉर्टेंट है कि डायनोफ्लैजिलेट्स जो होती है उनकी वॉल ऐसे किससे बनी होती है, सेल वॉल सेलुलोज से। सेलुलोज की प्लेट्स लगी होती है उनकी वॉल के, मतलब उनकी बॉडी के ऊपर सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की प्लेट की, ठीक है। तो पीछे वाली में कैसी थी, सिलिका वाली, इसमें सेलुलोज है। तो एक फ्लो चार्ट बना के रख लो, इजी हो जाएगा याद करने में। और इसमें दो फ्लैजिला लिखे हैं, मैंने कहा था ना डाई से मुझे दो फ्लैजिला याद है, तो दो फ्लैजिला निकलते हैं, एक निकलता है ट्रांसवर्स ऐसे हॉरिजॉन्टली और एक निकलता है लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला। फ्लैजिला मूवमेंट में मदद करते हैं, इतना तो हमें भी पता है, ठीक है। तो ये ऐसे 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 करके मूव करेंगे, स्पाइरल स्पाइरल से मूव करते हैं अगर इनको माइक्रोस्कोप में देखा जाए। तो दिस वाज ऑल अबाउट डायनोफ्लैजिलेट्स। देखा छोटा छोटा सा पार्ट है, सो इसको नोट कर लो, अगले बारे में चलते हैं। तो नेक्स्ट इज न्यूक्लिनॉइड्स, बहुत छोटा बहुत इंपॉर्टेंट, हमें ये तो चाहिए छोटा भी और इम्पॉर्टेंट भी। सो न्यूक्लिनॉइड्स के अंदर हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं यूग्लिना, नाम से ड्राइव हो गया ना, ओ हटा दो यहाँ से, ए लग दो, लिख दो यूग्लिना। इसके पास खास बात क्या है, इसके पास फ्लैजिला होते हैं, दो होते हैं लेकिन अनइक्वल होते हैं। ये यूग्लिना है, एक बड़ा फ्लैजिला एक छोटू फ्लैजिला, तो दो अनइक्वल फ्लैजिला किस में पढ़े तुमने, यूग्लिना में। और इनके पास सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है, इनके पास सेल वॉल नहीं होती है और ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, होलोजोइक भी होते हैं, डिपेंड करता है क्या सोर्स ऑफ फूड है। होलोजोइक का मतलब है पूरे खाने को अपने मुंह में ले लेना, खा जाना उसको, ठीक है। जैसे हम होलोजोइक है, हम खाने को मुंह में लेते हैं फिर बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है। तो ये कैसे होते हैं, मिक्सोट्रॉफिक। मिक्सोट्रॉफिक का क्या मतलब था कि अगर सनलाइट होगी तो फोटोसिंथेसिस करेंगे क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल होता है बहुत सारा, और अगर सनलाइट अवेलेबल नहीं होगी तो आसपास जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको खा जाएंगे। हैबिटेट इनका मोस्टली फ्रेश वाटर होता है, मराइन में भी मिलते हैं। तो मैंने कहा इनके पास सेल वॉल नहीं है। तो ये ब्लू कलर का क्या स्ट्रक्चर है, ये सिंगल सेल पूरी यूग्लिना की बॉडी है, ये तो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। तो अंदर से ब्लू कलर का क्या स्ट्रक्चर है, ये होता है प्रोटीन की एक कोट जिसे हम कहते हैं पेलिकल, और पेलिकल और पिलेकल, ठीक है। पेलिकल एक प्रोटीन की कोट है जो पूरी सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को या सेल मेम्ब्रेन को कवर करती है। इट इज नॉट अ सेल वॉल, सो रिमेंबर दिस दैट इट डजंट हैव अ सेल वॉल। तो पेलिकल से सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेल वॉल बता रहे हैं, सेल वॉल नहीं बता रहे, ये बस प्रोटीन की एक कोटिंग है उसके सरफेस के ऊपर, क्योंकि सेल वॉल नहीं है ना तो कुछ तो चाहिए ना प्रोटेक्ट करने के लिए। इतना सा ही था न्यूक्लियोनॉइड्स के ऊपर, ठीक है। बस अब दो बचे।